बीए तृतीय वर्ष के हिंदी भाषा इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास हमें देखना है। हिंदी भाषा के विकास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक आदिकाल सन 1000 से लेकर 1500 तक, 2 मध्यकालीन हिंदी भाषा सन 1500 से लेकर 1800 तक, और आधुनिक हिंदी भाषा या खड़ी बोली हिंदी भाषा इसे 1800 से लेकर अब तक इस प्रकार से अध्ययन के दृष्टि से उसकी विभाग किए गए हैं। आज हमें देखना है आदिकालीन हिंदी भाषा सन 1000 से लेकर 1500 तक या आदिकालीन हिंदी भाषा का काल माना जाता है। इसे संक्रांति काल, प्राचीन काल आदि नामों से भी जाना जाता है। वैसे तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के समान ही हिंदी भाषा का उदय लगभग 1000 के पास ईस्वी सन 1000 के आसपास हुआ ऐसा माना जाता है, जिसे हम हिंदी का आदिकाल, संक्रांति काल या प्राचीन काल कहते हैं। इसी काल में हिंदी भाषा का विकास आरंभ हुआ और हिंदी में साहित्य लिखा जाने लगा। वैसे तो अपभ्रंश काल की समाप्ति और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के स्वरूप ग्रहण के बीच का काल भारतीय आर्य भाषा के विकास की दृष्टि से अत्यंत अस्पष्ट है। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से यह काल महत्वपूर्ण है। आदिकालीन हिंदी भाषा के अध्ययन के लिए कुछ सामग्री आवश्यक है और उस सामग्री के अनुसार उस काल के शिलालेख, ताम्रपत्र, प्राचीन पत्र, अपभ्रंश काव्य, चारण काव्य, हिंदवी तथा पुरानी खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया साहित्य इस प्रकार से उस काल की भाषा को जानने के लिए आधार ग्रंथ है। वैसे तो उस काल में शिलालेख, ताम्रपत्र नहीं के बराबर है। पृथ्वीराज चौहान तथा समर सिंह के दरबारों से संबंधित रखने वाले पत्र कुछ रूप में पाए जाते हैं, परंतु इसकी प्रामाणिकता पर भी वह प्रश्न चिन्ह है। दूसरा आधार इस काल का था अपभ्रंश काव्य। पीताम्बर दत्त भड़तवाल तथा राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार नाथ और सिद्धों का साहित्य एक प्रकार से हिंदी का प्राचीन काल का साहित्य माना जाता है और इनका मानना है कि यह साहित्य सन 700 से लेकर 1300 के बीच लिखा गया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग 2 अंक 4 में पुरानी हिंदी के जो नमूने दिए गए हैं वे गंगा घाटी के बाहर के प्रदेशों से संबंधित माने जाते हैं। कुल मिलाकर अपभ्रंश काव्य का जहां तक संबंध है, अनेक विद्वानों ने कहा है कि प्राचीन हिंदी के नमूने अपभ्रंश काव्य में ही वह मिलते हैं और इसी आधार पर हिंदी के जो हिंदी भाषा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा आधार है इस काल में लिखे गए चारण काव्य, इस काल में लिखे गए धार्मिक काव्य तथा अन्य ग्रंथ। इस काल में विशेषतः दरबारी कवियों के द्वारा लिखित चारण काव्य व बिसल देव रासो, खुमाल रासो, परमाल रासो आदि एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण आधार हिंदी भाषा के लिए माना जाता है। उसी तरह गोरखनाथ के द्वारा लिखित गोरखवाणी, विद्यापति की रचनाएं, संतों की वाणी आदि भी एक प्रकार से इस काल के भाषा को समझने के लिए आधार ग्रंथ है। परंतु इन ग्रंथों के प्रामाणिकता के संबंध में वह संदेह है। बहुत दिनों तक मौखिक रूप में होने के कारण इसकी भाषा में एक प्रकार से परिवर्तन होना स्वाभाविक था और वही इसमें दिखाई देता है। इस काल की भाषा को समझने के लिए चौथा और महत्वपूर्ण आधार था हिंदवी तथा
दक्खनी साहित्य। हिंदवी अथवा दक्खनी साहित्य का विकास इसी काल में हुआ। सन 1326 में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई और वह यहां अनेक दिनों तक रहे। भले कुछ दिनों के बाद फिर वे वापस दिल्ली चले गए, परंतु अनेक लोग उनके साथी, अनेक कवि, अनेक सूफी संत यहीं पर बस गए और उत्तर के अरबी फारसी भाषा और यहाँ के दक्षिण भाषा, इन दोनों को मिलाकर एक तीसरी भाषा तैयार हो गई जिसका नाम दक्खनी साहित्य या दक्खनी भाषा माना जाता है। ख्वाजा बंदे नवाज जैसे रचनाकार इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। उसी प्रकार से इस काल में एक प्रकार हिंदवी में भी साहित्य लिखा गया। जनभाषा की धारा प्रवाहित हो रही थी, हिंदी अपना आकार ले रही थी। ऐसी दृष्टि से भाषा का निश्चित और वैज्ञानिक अध्ययन करना कठिन लग रहा था, अर्थात इस काल की भाषा का स्वरूप निश्चित नहीं था। यह काल संधि काल माना जाता है, यह काल संक्रांति काल माना जाता है। फिर भी आदिकालीन हिंदी की कुछ भाषाएं, कुछ शैलियां, कुछ रूप हमारे सामने आते हैं, उसे देखना आवश्यक है। आदिकालीन भाषा का पहला रूप या पहली शैली है डिंगल तथा पिंगल भाषा। दिल्ली तथा राजस्थान के राजपूत राजाओं के दरबार में जो आश्रित कवि थे, चारण कवि थे, उनकी रचनाओं में डिंगल भाषा के नमूने प्राप्त हो जाते हैं और ये रचनाएं वीर रस में लिखी गई है। डिंगल ये एक प्रकार से जो राजस्थानी मारवाड़ी भाषा है। मारवाड़ी भाषा में गल का अर्थ होता है बात, अर्थात डोंगा का अर्थ होता है लंबे, अर्थात अपनी बात या अपनी कविता लंबे स्वर में जो कहते हैं उसे डिंगल के नाम से जाना जाता है। और इस काल का सारा चारण काव्य बिसल देवरासो, कुमाल रासो, परमाल रासो, यह आदि सारा एक प्रकार से डिंगल में लिखा गया। और दलपति विजय के द्वारा लिखित कुमाल रासो, नरपति नाल का बिसल देव रासो, चंद बरदाई के द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो, जगनी का अलखंड आदि वह डिंगल भाषा में लिखे गए। उसी प्रकार से इस काल में पिंगल भाषा भी लिखी गई। जो पिंगल भाषा उस प्राचीन जो काल में पिंगल भाषा उस भाषा को कहा जाता था जो मध्य देश की ब्रज भाषा थी। और इस काल में साहित्य तो अधिक मात्रा में लिखा गया नहीं, पिंगल की तुलना में डिंगल में साहित्य इस काल में लिखा गया। अर्थात आदिकालीन हिंदी भाषा का पहला रूप है डिंगल तथा पिंगल भाषा। दूसरा रूप है साधु संतों की भाषा। साधु संतों की भाषा जन भाषा थी। वैसे तो साधु संतों का उद्देश्य साहित्य का निर्माण नहीं होता या काव्य का निर्माण करना, यह उनका उद्देश्य नहीं होता। अपने विचार लोगों तक पहुंचाना, समाज सुधार, यह उनका मूल उद्देश्य होता है। और इसी आधार पर वह अपनी जन भाषा में, लोक भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तत्कालीन काल में भी 84 सिद्धों, नाथों और जैन साहित्य की भाषा एक प्रकार से जो जन भाषा के रूप में प्रस्तुत थी। सिद्ध साहित्य की भाषा, वैसे तो आदिकाल में सिद्ध साहित्य का अपना एक विशेष महत्व है। सिद्ध साहित्य बौद्ध परंपरा में आता है। रामकुमार वर्मा ने इसके संबंध में कहा है, मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले जो थे वे सिद्ध कहलाते थे। वह बौद्ध परंपरा में जो सिद्ध कहलाए जाते थे। और जो भाषा अपभ्रंश के समाप्त होने वाले काल में लिखी गई, यह भाषा अपभ्रंश से निकली जन भाषा है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, परंतु इसमें सरहपास एक प्रमुख कवि माने जाते हैं जिन्होंने लगभग 32 ग्रंथ लिखे।
सिद्धों की भाषा को संधा भाषा भी कहा जाता है। सिद्धों की भाषा में तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारधारा का परिचय हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात सिद्धों के द्वारा लिखी जन भाषा यह भी तत्कालीन आदिकालीन भाषा का एक अच्छा नमूना है। दूसरा है नाथ साहित्य की भाषा। नाथ साहित्य का विकास या नाथ संप्रदाय का विकास सिद्धों से हो चुका। नाथ संप्रदाय का आरंभ 9वीं शताब्दी से माना जाता है। नाथों की परंपरा 13वीं 14वीं शताब्दी तक चलती है और भक्ति काल में हम जानते हैं नाथ संप्रदाय का बड़ा योगदान रहा है। नाथ साहित्य की प्रधान विशेषता इनके विभिन्न मतों के समन्वय में हमें दिखाई देती है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, परंतु वह इसमें गोरखनाथ सबसे प्रमुख नाथ माने जाते हैं। मच्छिंद्रनाथ ये पहले नाथ माने जाते हैं, फिर भी एक प्रकार से गोरखनाथ का प्रमुख योगदान वह इस नाथ संप्रदाय को आगे ले जाने में है। उस काल में उन्होंने लगभग 30 संस्कृत में ग्रंथ लिखे, 42 हिंदी में ग्रंथ लिखे और इनके ग्रंथ गोरखबानी नाम से प्रकाशित है। अर्थात नाथ साहित्य की भाषा हिंदी है, इस प्रकार से रामकुमार वर्मा ने कहा था। चौरंगनाथ के द्वारा लिखित प्राण संकली, चरपटीनाथ के द्वारा लिखित अनुभवामिसात, भ्रतहरि और गोपीचंद के लोकगीत आदि इस काल के नाथ संप्रदाय के द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद जैन साहित्य की भाषा। जैन धर्म का उदय भी बौद्ध धर्म के साथ साथ हुआ है और जैनों में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक भगवान महावीर है, जो बुद्ध की समकालीन थे। और हिंदी साहित्य के आदि काल में जैन साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैन कवियों में स्वयंभूदेव, देवसेन, पुष्पदंत, धनपाल, राम सिंह, हेमचंद्र आदि एक प्रकार से प्रमुख कवि माने जाते हैं। शालिभद्र सूरी द्वारा लिखित बाहुबली रास, असगु द्वारा लिखित चंदनवाला रास, सुमति गणी के द्वारा लिखित नेमिनाथ रास, यह इस काल के प्रमुख जैन साहित्य के रचनाएं मानी जाती है। उसी प्रकार जैन कवियों की भाषा जन भाषा है, व्याकरण प्राकृत के निकट है और परंतु उसमें प्राकृत का प्रभाव कम हमें दिखाई देता है। अर्थात आदि काल में जैन नाथ सिद्धों ने जन भाषा में लेखन कर दिया। ये साधु संत विभिन्न प्रांतों में भ्रमण करते थे, इसलिए इनकी भाषा में विभिन्न स्थानों की भाषा की शब्दावली हमें दिखाई देती है। अर्थात इनकी भाषा में हिंदी के संकेत हमें प्राप्त हो जाते हैं। आदिकाल के अंतर्गत तीसरा रूप है। पहला रूप डिंगल तथा पिंगल भाषा, दूसरा रूप साधु संतों की जन भाषा और तीसरा भाषा रूप है खड़ी बोली तथा दक्षिणी हिंदी, जिसे लौकिक साहित्य की भाषा भी कहा जाता है। लोक जीवन की सहज भावनाएं, लोक संस्कृति की स्वाभाविक प्रेरणाएं पाकर लोक भाषा में जो साहित्य निर्माण किया जाता है उसे लोक साहित्य या लौकिक साहित्य कहा जाता है। आदिकाल में भी लोक साहित्य या लोक गाथा का साहित्य निर्माण हुआ। इसमें ढोला मारुरा दोहा की प्रेम कथा सबसे प्रसिद्ध व लोक कथा या लोक गाथा मानी जाती है। हीर रांझा की कथा, कुतुब शतक, सिंहासन बत्तीसी, त्रिया विनोद आदि इस काल के प्रमुख लोक साहित्य में है। इसी तरह आमिर खुसरो की रचनाओं में भी खड़ी बोली के दर्शन हमें मिलते हैं। इसी कारण खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। खालिक बारी, चार दरवेश, पहेलिया, मुकरिया खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। साथ ही इस काल में लौकिक साहित्य खड़ी बोली के साथ दक्षिणी साहित्य भी लिखा गया। दक्षिणी भाषा में भी लेखन होता रहा। खाजा बंदे नवाज, खाजा मौसूद, निजामी आदि रचनाकारों ने वह दक्षिणी भाषा में रचनाओं का निर्माण करते हुए हिंदी भाषा के प्रति योगदान दिया है। उसी तरह कुछ विद्वानों ने
विद्यापति की रचनाओं को भी हिंदी की रचनाएं माना है। उसी विद्यापति को आदिकाल की अंतर्गत वे मानते हैं। अर्थात लौकिक साहित्य में गद्य साहित्य के भी नमूने मिलते हैं। जन सामान्य की भाषा, मनोरंजन उद्देश्य, परिणामता हिंदी भाषा और लोगों तक पहुंच गई। इस प्रकार से हिंदी भाषा ने महत्वपूर्ण योगदान व इस आदिकालीन हिंदी ने महत्वपूर्ण योगदान अगर कौन सा है तो मनोरंजन उद्देश्य होने के कारण लोगों तक भाषा पहुंचाने का काम इस आदिकाल में, प्रारंभिक काल में था। वैसे तो कौन सा भी पहला काल, उस काल में किसी भी भाषा का स्वरूप निश्चित नहीं होता, परंतु वह भाषा अगर लोगों तक पहुंचने में अगर कामयाब होती है तो उस काल का एक विशिष्ट महत्व बनता है। तो आदिकाल ने यही कर दिया। भले ही इस काल को संध्या काल, संक्रांति काल, प्राचीन काल या अपभ्रंश मिश्रित काल कहा जाता है, फिर भी अपनी साहित्य और भाषा के माध्यम से सामान्य लोगों तक पहुंचने का काम इस हिंदी भाषा ने कर लिया। इसीलिए इस भाषा का महत्वपूर्ण योगदान हिंदी साहित्य और भाषा के लिए है। धन्यवाद।